देखिए सर, मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जाती है। तो इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करना कंपनी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इस पूरे चैप्टर के अंदर जो सबसे मेन काम है वो क्या है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करना। मतलब ये मालूम करना कि जो इन्वेंट्री करंट ईयर में सेल हुई है उसकी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो एंड में बच गई है उसकी कॉस्ट कितनी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास हमारे कोर्स के अंदर तीन बेसिक मेथड इंक्लूडेड है। नाम मैं आपको बताता हूँ, आगे देखेंगे आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा इसका। नंबर 1 फीफो, नंबर 2 लीफो और नंबर 2 एफको, यानी कि एवरेज कॉस्ट। तो ये हमारे पास तीन मेथड जिसकी हमारे पास कैलकुलेशन कर हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये जो तीन मेथड्स हैं इनको फॉलो करने के लिए इससे पहले हमें इन्वेंट्री का सिस्टम डिटरमाइन करना पड़ता है कि हम इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग के लिए, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए सिस्टम कौन सा यूज करेंगे। सही है, क्या मतलब सर, ये सिस्टम क्या होता है इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का? ये सिस्टम बेस करता है कि हम इन्वेंट्री से रिलेटेड जो एंट्रीज हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज, वो कितनी फ्रीक्वेंटली पास कर रहे हैं, या सिंपल अल्फाज में कहूं कि इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन है, इन्वेंट्री की जो अमाउंट है, वो कितनी फ्रीक्वेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं, इन्वेंट्री के जो बैलेंसेज हैं वो कितने फ्रीक्वेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं। इस चीज पे हमारे दो सिस्टम बेस करते हैं। ठीक है, अब आपको सिस्टम की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ये जो मेथड्स है ना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स जिसके थ्रू हम इन्वेंट्री की वैल्यूएट कर रहे हैं, इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इनकी वर्किंग, इन मेथड्स की वर्किंग दोनों सिस्टम्स में अलग है। ठीक है, फीफो लीफो एफको की सिस्टम पहले, सॉरी, फीफो लीफो एफको मेथड्स की जो वर्किंग है वो पहले सिस्टम के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट है, दूसरे सिस्टम के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो अगर मेरे पास जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स हैं उनकी जो कैलकुलेशन है, उनकी जो वर्किंग है, वो दोनों सिस्टम्स के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो जब तक मुझे सिस्टम का आइडिया नहीं होगा कि भाई सिस्टम क्या है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, तो मैं मेथड को किस तरीके से प्रॉपर्ली समझ सकूंगा। तो इसलिए पहले हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन के सिस्टम्स का पता होना चाहिए। सही है, कौन से दो सिस्टम है और उसके अंदर किस तरीके से वर्किंग हो रही होती है। मैंने आपको बताया सिस्टम किस चीज पे बेस करते हैं, इस बात पे बेस करते हैं कि इन्वेंट्री से रिलेटेड जो वैल्यूएशन है वो आप कितनी फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, इन्वेंट्री के जो बैलेंसेज है कितनी फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, या उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स है, एडजस्टिंग एंट्रीज है, कितने फ्रीक्वेंटली पास कर रहे हैं। ठीक है, इस बेसिस पे हमारे पास दो सिस्टम्स आते हैं। पहला सिस्टम कौन सा होता है कि जिसके अंदर आप पीरियड के बीच में किसी भी पॉइंट पे इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई वैल्यूएशन नहीं करते, कोई एडजस्टिंग एंट्री पास नहीं करते, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आप सिर्फ और सिर्फ पीरियड के एंड पे ही करते हैं। वो कौन सा मेथड कहलाता है सर? वो मेथड कहलाता है पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम। नाम ही बता रहा है, पीरियड वाइज या पीरियड के एंड पे ही इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है और उसकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है, उसकी एडजस्टमेंट्स पास करनी है। ठीक है, ठीक है सर। तो जो पहला हमारे पास सिस्टम है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं या वैल्यूएशन करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एट द एंड ऑफ द पीरियड ही करते हैं, विच इज कॉल्ड पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम। दूसरे सिस्टम के अंदर हम हर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल या परचेस के बाद इन्वेंट्री के बैलेंसेज अपडेट कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और हर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल के बाद उसकी जो एडजस्टिंग एंट्री है वो पास कर रहे होते हैं। बेसिकली एडजस्टिंग एंट्री का मतलब कोई भी ऐसी एंट्री जो बैलेंस एडजस्ट करने के लिए की जाए, तो परचेज के बाद भी देखा जाए तो हम उसके बैलेंस अपडेट कर रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम हर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज के बाद ही उसकी एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर आप डिफरेंस देखें, दोनों में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। पहले सिस्टम के अंदर सिर्फ पीरियड एंड पे ही आप एंट्री पास कर रहे थे, ठीक है, और पीरियड एंड पे ही एडजस्टमेंट कर रहे थे और वैल्यूएशन कर रहे थे। दूसरे सिस्टम के अंदर हर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज के बाद आप इन्वेंट्री के बैलेंसेस अपडेट कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं और उसकी एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं। अब एक कंपनी के अंदर बेतहाशा पूरे पीरियड के अंदर ट्रांजैक्शन होती है, तो ये तो आप हर ट्रांजैक्शन के बाद करते रहेंगे, ये मामला चलता रहेगा। इसलिए सेकंड वाला सिस्टम क्या कहलाता है? परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ऐसा इन्वेंट्री सिस्टम जो कि बस जिसके अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन बस चलती रहती है। ठीक है, तो पहला सिस्टम पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम, सिर्फ पीरियड के एंड पे वैल्यूएशन करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। दूसरा सिस्टम के भाई हर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज के बाद बस एडजस्टमेंट कर ही जा रहे हैं। सही है, इन्वेंट्री की तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने डीमेरिट्स हैं, ये हमारे पास आगे आ जाएंगे। लेकिन अगर हम एक छोटा सा जो इसका बेनिफिट और इसका डीमेरिट देखें, या इसका बेनिफिट और इसका डीमेरिट देखें, वो क्या है ना, हमें यही से समझ आ रहा है कि पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम का एक बड़ा फायदा यह है कि सिर्फ आपको एक ही मर्तबा एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, टाइम आपका इसमें सेव होता है। ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, इसके अंदर आपको बार बार डेटा इनपुट करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, और इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा आपको
चाहिए होती है, तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और काफी ज्यादा इसको प्रोसेसिंग और इनपुट चाहिए होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम आपको प्रॉपर इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को नहीं शो कर रहा होता। ठीक है भाई, आप जब भी अपनी इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं, वो इन्वेंट्री आपकी बुक से जा रही है ना, एलिमिनेट हो रही है ना, सही है, तो उसकी अमाउंट को होना क्या चाहिए, उसकी अमाउंट उसी वक्त फौरी तौर पर एक्सपेंस आउट हो जानी चाहिए और इन्वेंट्री में से उसका बैलेंस निकल जाना चाहिए। यहाँ पे ये हम करते ही नहीं है, क्योंकि ये जो इससे रिलेटेड एंट्री है, एडजस्टिंग एंट्री, तो हम एंड पे ही पास कर रहे हैं। इसके अंदर हर ट्रांजेक्शन ऑफ सेल परचेज के बाद जब ये एंट्री करते हैं तो प्रॉपर जो इन्वेंट्री की मूवमेंट है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होती है। तो ये दोनों के छोटे छोटे बेनिफिट और डिमेरिट्स, आगे भी हम इसके फर्दर मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे। अच्छा, अब थोड़ी सी हम यहाँ पे वर्किंग देख लेते हैं दोनों टाइप्स के इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो मैं आपको यहाँ पे इनकी वर्किंग करवा रहा हूँ, ये आपके कोर्स के अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर आपकी, मैं यहाँ जो आपकी इंट्रीज करवा रहा हूँ, इंट्रीज पास करवा रहा हूँ, ये इन दोनों सिस्टम की इंट्रीज आपके कोर्स के अंदर नहीं है। एग्जामिनर आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई आप पीरियडिक के अंदर इसकी इंट्री पास करें या परपेचुअल के अंदर इसकी इंट्री पास करें। ये किस लिए? दो वजह से, एक तो आपकी नॉलेज में इजाफा हो कि भाई काम किस तरीके से करते हैं, दूसरा एग्जामिनर इसकी तो आपसे इंट्रीज नहीं पूछता, लेकिन जो आपके पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स हैं उनकी कैलकुलेशन तो पूछता है ना इन दोनों सिस्टम के अंदर। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई उन दोनों जो हमारे मेथड्स हैं हमारे, वो मेथड्स दोनों सिस्टम के अंदर किस तरीके से फॉलो होते हैं या उनके अंदर काम किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम की एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं। क्या एग्जांपल है? छोटी सी आसान सी एग्जांपल सर देखें। 1 जनवरी 2020 में, मैं 2020 में खड़ा हूँ, 1 जनवरी 2020 को मैंने गुड्स यानी कि इन्वेंट्री परचेज की 100 यूनिट्स और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट $100 की। तो सर टोटल कितनी कॉस्ट बन गई? $10,000 की कॉस्ट बन गई। सर जब मैंने इसको परचेज किया, एंट्री क्या पास करूंगा? परचेजेस डेबिट, कैश में पे किए तो कैश क्रेडिट 10,000 से। ठीक है, पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर परचेज के बाद मेरी इन्वेंट्री का अकाउंट अपडेट हो गया, सही है, इन्वेंट्री का बैलेंस मेरे पास 10,000 का आ गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने इसमें से 1 मई 2020 को 50 यूनिट सेल कर दिए और एक की सेलिंग प्राइस कितनी रखी थी? $200 की। तो 10,000 की अमाउंट बनी, 10,000 की मैंने सेल्स करी। मैं सेल्स की क्या एंट्री करता हूँ? रिसीवेबल्स डेबिट और कैश, सॉरी सेल्स क्रेडिट, या फिर अगर मेरे पास कैश पे सेल्स हुई है तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट $10,000 से, सही है। अब देखें पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे इन्वेंट्री मेरे पास से चली गई है, सही है, तो मेरे पास से चली गई है तो मुझे क्या करना चाहिए था? उसकी अमाउंट को इन्वेंट्री में से निकाल के एक्सपेंस आउट कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मैं ये एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड करता ही नहीं हूँ, सिर्फ पीरियड के एंड पे ही करता हूँ। तो यहाँ पे वो काम करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करा? दोबारा परचेज करता, दोबारा परचेजिंग रिकॉर्ड करता, सेल्स करता, दोबारा सेल्स रिकॉर्ड करता, ये करता रहता। आप सब मैं यहाँ पे आसानी के लिए एक सेल और अपने पास कंसिडर कर लेता हूँ। फिर मैंने 1 सितंबर 2020 को एक और इन्वेंट्री सेल की, मतलब इसी में से 100 यूनिट्स में से 30 यूनिट्स और सेल कर दिए। एक की सेलिंग प्राइस वही अगेन $200 थी, तो इसके हिसाब से 6,000 की अमाउंट बनी। रिसीवेबल है तो रिसीवेबल डेबिट, कैश है तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अगेन इस ट्रांजैक्शन के बाद भी मैंने कोई इन्वेंट्री की बैलेंसेस अपडेट नहीं किए, कोई वैल्यूएशन नहीं की। कब करूंगा? पीरियड एंड पे। अब इसके बाद पीरियड हमारा एंड हो गया, पीरियड एंड हो गया, ठीक है। अब जैसे ही पीरियड एंड हुआ 31 दिसंबर 2020 को, तो अब मुझे इस पूरी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है, इसके बैलेंसेस कैलकुलेट करने हैं और इससे रिलेटेड एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, क्योंकि जब तक एडजस्टिंग एंट्री पास नहीं करूंगा इनके बैलेंसेस अपडेट नहीं होंगे। तो अब मैंने क्या किया? मैंने देखा कि भाई मैंने कितने यूनिट जो हैं वो सेल किए टोटल पूरे साल के अंदर। मैंने 50 यूनिट्स यहाँ पे सेल किए और 30 यूनिट्स यहाँ पे सेल किए। परचेज कितने किए थे? 100 यूनिट्स मैंने परचेज किए थे। तो सर अब ईयर एंड पे या पीरियड एंड पे मुझे क्या करना है? जितने यूनिट्स मैंने सेल कर दिए हैं इन्वेंट्री में से, उसकी अमाउंट को मुझे निकाल के एक्सपेंस आउट करना है और उसको इन्वेंट्री की अमाउंट से एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई मैंने 100 यूनिट्स परचेज किए थे, 100 यूनिट्स मेरे पास थे, उसमें से मैंने सेल कितने कर दिए? 50 और 30 यूनिट्स, ये मैंने सेल कर दिया। टोटल मैंने 80 यूनिट सेल कर दिए। एक की कॉस्ट कितनी थी? $100। तो सर 80 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? $8,000 की कॉस्ट हो गई। तो जब मैंने ये 80 यूनिट सेल किया, मेरे पास से चले गए, तो मुझे इनको इन्वेंट्री में से इनकी वैल्यू को निकालना है 8,000 की, और कहां डालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालना है। तो ईयर एंड पे या पीरियड एंड पे आके मैंने क्या एंट्री पास की? मैंने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 8,000 से, इन्वेंट्री क्रेडिट 8,000 से, सही है सर। जो भी इन्वेंट्री सेल हुई थी इन्वेंट्री से डिस्कार्ड की, कहां चली गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली गई। क्या हुआ? जब ये एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी तो मेरे पास जो इन्वेंट्री बुक्स पे रखी हुई थी
$10,000 की, ये जो मैं परचेस करके लाया था $10,000 की मेरी बुक्स पे रखी हुई थी, तो इसमें से 8,000 की इन्वेंट्री एलिमिनेट हो गई और मेरे पास अब एंडिंग इन्वेंट्री कितनी बच गई, $2,000 की बच गई। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो दो जो वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी थी, बैलेंस शीट की एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट वो भी आ गई और इनकम स्टेटमेंट की एक्सपेंस की अमाउंट भी आ गई, दोनों अमाउंट्स आ गई, बिल्कुल ओके हो गया। एट द सेम टाइम क्या हुआ कि मैंने जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करी, एडजस्टिंग एंट्री पास करी, वो सिर्फ एक मर्तबा, तब एट द एंड ऑफ द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड कहीं पे भी मैंने इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास की नहीं की है, सही है ना, इसकी वैल्यूएशन की है। तो एक इसका डिसएडवांटेज यहाँ पे ये भी है कि अगर ड्यूरिंग द पीरियड मुझे किसी भी पॉइंट पे इन्वेंट्री का बैलेंस चाहिए, इन्वेंट्री कितनी बची हुई है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितनी अमाउंट गई है, तो मेरे पास नहीं आ सकता, ये इसका डिसएडवांटेज और परपेचुअल सिस्टम का बेनिफिट है। तो बहरहाल अब इसके बाद आ जाते हैं जरा नेक्स्ट वाले पे कि भाई परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर क्या सिनेरियो होता है। सेम एग्जांपल, सेम ट्रांजैक्शन, सिर्फ वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है, जरा देखिएगा। सबसे पहले मैंने इन्वेंट्री परचेज की 1 जनवरी 2020 को, वही 100 यूनिट्स $100 के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई कर दिया, मेरी इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी बनी, $10,000 की, मैंने इन्वेंट्री डेबिट कर दी और कैश क्रेडिट कर दिया, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर क्या किया सर, सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने इसमें से 50 यूनिट सेल कर दिए थे $200 के, तो सर वही एंट्री के रिसीवेबल है तो रिसीवेबल डेबिट, 10,000 से कैश है तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे मुझे हर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल या परचेज के बाद इन्वेंट्री का बैलेंस अपडेट करना है और हर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल के बाद इसकी एडजस्टमेंट पास करनी है। परचेज के बाद मेरा इन्वेंट्री का बैलेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है क्योंकि ये परचेज डायरेक्टली जाके हिट करती है कहां पे, इन्वेंट्री के अकाउंट को। जब मैं इसको रिकॉर्ड करता हूं इन्वेंट्री का अकाउंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। लेकिन सेल्स का अकाउंट ऑटोमेटिकली नहीं होता ना, यही तो मसला है, क्योंकि सेल्स की एंट्री जो पास होती है बेसिक, वो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट या रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट होती है। तो इसकी वजह से मेरा इन्वेंट्री का अकाउंट अपडेट नहीं होता। तो खास मेरा काम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर कहां है, खास काम परचेजेस के अंदर नहीं है, खास काम है सेल्स के अंदर। लेकिन जो हम बात करते हैं कि हर ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज या सेल्स के बाद इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं, इन्वेंट्री के बैलेंसेस अपडेट करते हैं, वो सही है क्योंकि परचेज के बाद इन्वेंट्री का बैलेंस ऑटो अपडेट हो जाता है। मसला क्या आता है सेल्स में। अब सेल्स के बाद भी मुझे अगर इन्वेंट्री का बैलेंस अपडेट करना है या सेल्स के बाद परपेचुअल सिस्टम है तो मुझे इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने ये जो 50 यूनिट सेल किए हैं इनको अगर बैलेंस प्रॉपर अपडेट करना है तो 50 यूनिट जो सेल किए हैं इनको क्या करना पड़ेगा, इनको मुझे अपनी बुक्स पे से एलिमिनेट करना पड़ेगा, सही है, इन्वेंट्री के अकाउंट से एलिमिनेट करना पड़ेगा और कहां पे ले जाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ले जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इन 50 यूनिट्स को अपनी बुक से एलिमिनेट कर देता हूं और एलिमिनेट करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ले जाके इंक्लूड कर देता हूं। किस पे, कॉस्ट पे, सेलिंग प्राइस पे नहीं, कॉस्ट पे करता हूं ये सारा काम, ठीक है। तो सर अब जरा यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया, जैसे ही सेल्स की एंट्री पास करी, सेल्स की अमाउंट तो रिकॉर्ड कर ली लेकिन इन्वेंट्री का बैलेंस अपडेट नहीं हुआ। बैलेंस अपडेट करने के लिए हर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल के बाद मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। परचेजेस के बाद तो डायरेक्टली अपडेट हो रहा था, सेल के बाद नहीं हो रहा था। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा कि भाई ये 50 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी थी, एक की कॉस्ट थी $100, ठीक है। तो ये जो 50 यूनिट्स मैंने सेल किए इनकी टोटल कॉस्ट कितनी बन गई, 5,000। ये 5,000 की कॉस्ट मैं अपने पास इन्वेंट्री में से निकालने के लिए इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट डेबिट कर दूंगा, ठीक है। तो आपने देखा कि क्या हुआ, यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज और सेल के बाद मेरी इन्वेंट्री के बैलेंसेस अपडेट हो रहे हैं। इससे तो डायरेक्टली अपडेट हो रहा था, इससे नहीं हो रहा था, तो मैंने अपडेट करने के लिए क्या किया, एडजस्टमेंट हर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल के बाद में पास करता जा रहा हूं। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे इसका बैलेंस आपको कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ इन्वेंट्री का, ठीक है, लेकिन अगर इस पॉइंट पे अगर आप अपनी बुक्स देखेंगे ना, अपने अकाउंट्स देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इन्वेंट्री का बैलेंस भी अपडेट हो गया होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट भी आ गई होगी। क्या मतलब, इन्वेंट्री के अकाउंट के अंदर पहले 10,000 आपके पास प्लस में थे, ये इन्वेंट्री पास करने के बाद इन्वेंट्री में 5,000 माइनस हो गए होंगे, इन्वेंट्री का बैलेंस 5,000 का आपको शो हो रहा होगा, पता चल रहा होगा इन्वेंट्री इस पॉइंट पे 5,000 की है और इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट 5,000 की आ रही होगी, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे आप अपनी बुक्स देखें तो इन्वेंट्री की प्रॉपर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की प्रॉपर अमाउंट आपको मिल रही होगी, पीरियडिक में ये नहीं था। अच्छा सर, फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या करा, सर हमने 30 यूनिट सेल किए थे $200 के हिसाब से, तो वही सेल की एंट्री कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 66,000 से। लेकिन अगेन प्रॉब्लम कि इस ट्रांजैक्शन के बाद भी आपकी इन्वेंट्री का बैलेंस अपडेट नहीं हुआ। तो सर अपडेट करने के लिए मैंने क्या किया, सर मैंने इनकी कॉस्ट निकाली, 30 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 3,000। अब मुझे इन्वेंट्री का बैलेंस अपडेट करना है तो मैंने क्या करा, इन्वेंट्री के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 3,000 से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर इस पॉइंट पे भी देखना चाहूं बैलेंस, जैसे ही जाके देखूंगा तो 10,000 वाले से पहले 10,000 में से पहले 5,000 माइनस होते तो 5,000 बैलेंस था इन्वेंट्री में, अब 3,000 माइनस हो गए तो इन्वेंट्री के अंदर कितना बैलेंस इस पॉइंट पे भी शो रहा होगा, 2,000 का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर 3,000 अभी गए हैं, 5,000 पहले गए थे,
8,000 शो हो रहे होंगे। तो किसी भी पॉइंट पे परपेचुअल में अगर आप अपनी बुक्स उठाएं, अपने अकाउंट्स देखें, तो हर पॉइंट पे इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की प्रॉपर अमाउंट आपको मिल रही होंगी। लेकिन मसला क्या है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको इसकी वर्किंग करनी पड़ती है। मतलब कि परचेज की ट्रांजैक्शन के बाद तो इन्वेंट्री का बैलेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा होता है, ठीक है, लेकिन हर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल के बाद, हर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल के बाद आपको इसकी एडजस्टमेंट पास करके इसका बैलेंस अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। ये जो एंट्रीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है पीरियडिक और परपेचुअल की, ये आपके कोर्स के अंदर नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि आगे मेथड्स आएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ये समझाने के लिए कि भाई ये किस तरीके से इसमें वर्किंग होती है, आपको नॉलेज भी मिल जाए और आगे जो हमारे मेथड्स आएंगे उसमें भी आसानी हो जाए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जरा हम देखते हैं, दोनों मेथड्स के बेनिफिट्स, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे पीरियडिक सिस्टम के बेनिफिट्स होंगे वो परपेचुअल के डीमेरिट्स बन जाएंगे, और जो परपेचुअल के बेनिफिट्स होंगे वो पीरियडिक के डीमेरिट्स बन जाएंगे। तो मैंने सिर्फ बेनिफिट्स लिखा है, अगर वो लॉस आपके लिमिटेशंस पूछता है या डीमेरिट्स पूछता है तो इन्हीं को ही आप किस में कंसिडर कर लेंगे, परपेचुअल के अंदर कंसिडर कर लेंगे, कैसे, चेंज करके, ऐसे ही नहीं उठा के डाल देना है। अच्छा सर, पीरियडिक का बेनिफिट के पूरे पीरियड के बाद एंड में एक ही मर्तबा एडजस्टमेंट और वैल्यूएशन, तो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ये मोर टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अंदर क्योंकि टाइम कम लग रहा है, वर्किंग कम करनी पड़ रही है, तो कोई आपको नया सॉफ्टवेयर भी नहीं चाहिए, ठीक है, कोई एडिशनल आपने एम्प्लॉइज भी नहीं बिठाना है जिनका एडिशनल आपको खर्चा लगे, तो इसलिए लोअर कॉस्ट है, ठीक है, लोअर टाइम कंज्यूमिंग भी है और लोअर कॉस्ट है। इसके अंदर आपको इसके लिए या तो एम्प्लॉय ज्यादा बिठाने पड़ेंगे या ऐसा प्रॉपर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जो कि ये सारी हर ट्रांजेक्शन ऑफ सेल के बाद इसको अपडेट कर सके, तो इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और एडिशनल आपका खर्चा है, इंक्रीज कॉस्ट है इसके अंदर, ठीक है। इसी से ही डायरेक्टली मैं पहले 6 पे आ जाता हूँ, ये 6 इसके अंदर भी आएगा, लेकिन यहीं से आ जाता हूँ कि क्योंकि इसमें खर्चा कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो ये छोटे बिजनेसेस भी यूज कर सकते हैं, ये छोटे बिजनेस इतनी आसानी से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब जब बाकी 3 जो है ये हमारे रिलेटेड की कैलकुलेशन है, जब आप इसकी कैलकुलेशन पे जाएंगे ना, आपको नजर आएगा कि पीरियडिक सिस्टम में कैलकुलेशन इंतहाई आसान है, 3-4 लाइनों में आप आंसर दे सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर टेबल्स बनाने पड़ेंगे, तो इसकी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, इसकी कैलकुलेशन आसान है। क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आसान है तो इसलिए इसको अडॉप्ट करना और इंप्लीमेंट करवाना भी आसान है, इसको अडॉप्ट करना इंप्लीमेंट करवाना भी मुश्किल है। फिर जब आपने इसको यूज करने के लिए इंप्लीमेंट करवा दिया, अब आप इसको यूज कर रहे हैं, तो फिर उसको एडमिनिस्टर और मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। इसको आसान है पीरियडिक को, और इसको मैनेज करना और एडमिनिस्टर करना मुश्किल है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, और इसी को कन्वर्ट कर दूं तो इसके डिमेरिट्स बन जाएंगे। सर परपेचुअल का क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट कि क्योंकि हर ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज और सेल्स के बाद आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और पर्टिकुलरली इन्वेंट्री का अकाउंट अपडेट हो रहा है। परचेज के बाद तो इन्वेंट्री का अकाउंट अपडेट हो रहा है, लेकिन सेल के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री दोनों अपडेट हो रहे हैं। तो इसका फायदा क्या होता है कि आपकी बुक्स पे जो इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू है वो हर वक्त अपडेटेड रहती है, ठीक है ना, हर वक्त उनके बैलेंसेस अपडेटेड रहते हैं। आपको किसी भी बीच में पॉइंट पे इन्वेंट्री का प्रॉपर बैलेंस है यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा, वही वर्किंग से रिलेटेड जब हम वहां पे जाएंगे, वर्किंग करेंगे मेथड्स में, तो आपको ये बात पता चलेगी कि पीरियडिक के अंदर आपको इस बात का आइडिया नहीं हो रहा होता कि एंडिंग में जो आपके पास यूनिट्स बचे हैं वो एग्जैक्टली कौन से वाले हैं, कौन सी कॉस्ट वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर आप मल्टीपल टाइम्स यूनिट्स परचेज करते हैं अलग अलग कॉस्ट पे, तो कौन से वाले एग्जैक्टली बचे हैं ये आपको इसमें नहीं पता होता। इसमें तकरीबन एग्जैक्टली आपको पता होता है कि कौन से वाले यूनिट्स एंडिंग में बचे हैं। अच्छा, इन दोनों मेथड्स के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, 2 सिमिलैरिटीज है। पहली सिमिलैरिटी ये है कि चाहे आप कोई सा भी मेथड यूज करें, जो फिजिकल स्टॉक काउंट होता है, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट होता है, मतलब के पीरियड एंड पे जाके जो इन्वेंट्री की गिनती करते हैं, वो दोनों के अंदर रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गिनती करने से ही आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली कितने यूनिट्स आपके पास रखे हुए हैं। लेकिन सर ये तो यहाँ पे हमें मेथड से पता नहीं चल जाएगा, मेथड से अगर आपको पता भी चल जाता है तो मेथड आपके पास फिजिकल थोड़ी यूनिट्स बता रहा है, वो तो बुक्स पे बता रहा है, हो सकता है कुछ यूनिट्स चोरी हो गए हो, तो आपको वो एग्जैक्ट अमाउंट बताई जाती है फिजिकल स्टॉक काउंट से, वो आगे भी इस पे बात करेंगे। तो इसलिए फिजिकल स्टॉक काउंट दोनों मेथड्स के अंदर गैप के थ्रू रिक्वायर्ड है, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। दूसरा, जो हम दोनों के अंदर काम करते हैं तो उसके अंदर दोनों के अंदर डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे हम फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करके ये पीरियड एंड पे देख रहे थे ना, जैसे कि ईयर एंड पे देख रहे थे कि भाई जो इन्वेंट्री रखी हुई और जो बुक्स पे वो सही है या नहीं है, ये काम आपको यहाँ पे डेली, वीकली, क्वार्टरली बेसिस पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्वेंट्री की रिकंसिलिएशन ईयर एंड पे ही आपको चाहिए, आपको डेली बेसिस पे नहीं कि भाई सही बुक्स पे सही आ रही है और रखी हुई है हमारे पास फिजिकली, इसमें तो बहुत टाइम जाया हो जाएगा। तो ये हमारे पास इन दोनों मेथड्स की सिमिलैरिटीज है, ठीक है।